गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था ये वाला टॉपिक जिसका नाम है यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने ये देखा था कि मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों हम करते हैं। तो बेसिकली जो भी मेटल के प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही मेटल्स को ज़्यादातर करके यूज़ करना होता है। और मेन बात आती है उसकी स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चलता है, थोड़ा सस्ता होता है अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो। अगर कंपेयर किया जाए प्लास्टिक और मेटल्स को, तो वहाँ पे उस केस में प्लास्टिक थोड़ा सा ज़्यादा सस्ते होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मेटल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अगर देखा जाए तो मेटल्स काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। यही रीजंस हैं जिनकी वजह से हम मेटल्स को कहीं कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि प्लास्टिक का हर जगह ही यूज़ होने लगा है। यहाँ तक कि जो यूटेंसिल्स होते हैं आपके घरों में, जो यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ उसमें भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स आ गए हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, अवॉइड करना चाहिए हमें प्लास्टिक्स का यूज़। प्लास्टिक की जगह पे आप जो ग्लास से बने बने हुए यूटेंसिल्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं प्लास्टिक के बर्तन से। जैसे बोल्स हुए, कई सारे ऐसे ग्लासेस हुए जो प्लास्टिक के आते हैं, प्लेट्स हुई, प्लेट्स जो है वो चीनी मिट्टी पोर्सलिन वगैरह उनका यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़, क्योंकि प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, वो बात अलग है, सस्ता होता है थोड़ा और ज़्यादा लंबा चलता है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट को भी देखना है। अभी जो है बार बार ये इशू आता है सामने कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि हम इस तरह की चीज़ों का कम से कम यूज़ करें, और जितना ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, ठीक है, उतना ही अच्छा है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस अबाउट नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बारे में कह रहा है, नॉन मेटल्स दे आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो नॉन मेटल्स में तो जो सांस हम लेते हैं, जो गैसेस लेते हैं, वो गैस तो नॉन मेटल्स में आ गए। ठीक है, मेनली हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन, और साथ में लेकिन हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस का मिक्सचर है वो सारा का सारा गैस अंदर जा रहा है। ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, बाकी सारे गैसेस वापस से बाहर निकल जा रही हैं जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था उसके साथ में। ठीक है, तो अंदर जब जा रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम था, और बाहर वापस निकल रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था। और वैसे सेम तरीके से जब हम सांस ले रहे थे तो ऑक्सीजन ज़्यादा था, और जब वापस छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन उसमें कम था, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में यूज़ होता है, उसमें भी बहुत सारे इस तरह के गैसेस होते हैं, बहुत सारे मीथेन गैस वगैरह, मतलब जनरली गैसेस को सड़ा के उससे कुछ बनाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से रिएक्शंस वगैरह होते हैं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपस में सड़ता रहता है, उसमें कुछ जो इम्पैक्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी होता है। उससे जो फर्टिलाइज़र्स बनते हैं वो हमारे खेत के काम में आता है, जो उसको ग्रो करने में ज़्यादा मदद करता है। बेसिकली होता ये होगा कि नाइट्रोजन कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन जो है, जो मिट्टी में घुला हुआ नाइट्रोजन होता है, वो इनके काम में आता है। और वो कहाँ से मिलेगा? फर्टिलाइजर से मिल सकता है। अदर एसेंशियल चीज़ें भी उनको मिलती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही इनके काम आता है। फिर सर नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ओजोनाइजेशन होता है। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ये भी यही नॉन मेटल्स की वजह से हो रहा है, जो गैसेस हो रहे हैं इनकी वजह से हो रहा है। फिर दे आर यूज इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, उसका नाम लाल दवा हिंदी में शायद बोलते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। आज के टाइम में ये दवा थोड़ा कम ही यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब रेलेवेंट एक तरीके से नहीं है।
दे आर यूज इन क्रैकर्स। तो जो भी जब क्रैकर जब उसे बस्ट करता है तो उसके बाद से बहुत ढेर सारा उसमें धुआं निकलता है, तो वो धुआं बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, तो आप समझ सकते हो कि वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहा होगा। तो अगर वो सारी गैसेस नहीं होती उसमें तो ब्लास्ट नहीं हो पाता और वो क्रैकर्स की तरह यूज़ नहीं। वैसे हालांकि ये देखा जाए तो ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। हमें क्रैकर्स का तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, जितना कम हो सके उतना ज़्यादा हमें अवॉइड ही करना चाहिए क्रैकर्स को, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और ऊपर से जो जानवर होते हैं इनको भी ये नुकसान करते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी कि कैसे जानवर कि अगर आसपास में कहीं बस्ट करता है कोई क्रैकर तो उनको प्रॉब्लम होती है, एकदम से डर जाते हैं। ठीक है, यू मे ऐड सम मोर यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे ऐसे यूसेस हैं, आप खुद से खोज सकते हो इधर उधर से। ठीक है, मतलब आप ऐसे देख सकते हो, एक तो सिंपल एग्जांपल तो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में जो गैस होता है, वो गैस क्यों होता है? ताकि चिप्स ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक चले, वो जो है उसे फूड पॉइजनिंग वगैरह टाइप का ना हो जाए। ठीक है, मतलब स्पॉयल नहीं होना चाहिए, फूड को स्पॉयल होने से बचाने के लिए गैसेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल हैं जिनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। इससे ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करती है। इसलिए जहाँ पे भी आपको सोचने का मौका मिले वहाँ ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपको सोचने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो कर सकते हो आप। बाकी आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स आपको अगर याद होगा तो मैंने जब आप लोगों का ग्रुप कंबाइन चलता था क्लास 9th और 8th साथ में, तो उस टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था करने को कि जो शुरू के 30 एलिमेंट्स हैं उनका नाम याद करना सीक्वेंस में। और आई होप सभी को अभी भी याद होगा, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप वापस से रिकॉल कर लोगे। अगर आपने पहले याद किया रहा होगा तो अभी वापस से रिकॉल करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। आप एक दो बार वापस देखो तो फिर से आपको याद आ जाएगा। तो एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है, यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इसी को बोलते हैं वो केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट्स ही फॉर्म होता है। और वो नया प्रोडक्ट जो पेरेंट प्रोडक्ट्स थे या रिएक्टेंट्स थे उनसे टोटली डिफरेंट होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। These substances are different from these which underwent the reaction. Obviously ये चीज़ हमने डिस्कस करी हुई थी, क्लास 7th में भी हमने पढ़ा हुआ है। Now if a substance cannot be broken down further by chemical reaction, by cooling, heating or by electrolysis, it is called elements. तो जब हम रिएक्शन करते करते एक ऐसे स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो नया हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है वो उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो हीट कर दिया, कूल कर दिया या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एक प्योर प्रोडक्ट हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। मतलब ऐसे बोल सकते हो जो प्योर फॉर्म में होते हैं अपने जो भी सब्सटेंसेस, उन्हीं को एलिमेंट्स बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, तो अगर प्योरली अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही है तो उसको फर्दर आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन हुआ, हीलियम लिया, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे जो हमने याद करा हुआ था ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली कहना यही चाह रहा है कि अगर एक एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म में आ चुका है रिएक्शंस के बाद, उसको फर्दर आप जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। सो इज़ आयरन, सल्फर इज़ एन एलिमेंट, सो इज़ आयरन, कार्बन टू इज़ एन एलिमेंट। तो सल्फर, कार्बन, आयरन और भी जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ था या शुरू के 30 एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स ही। ऑब्वियसली एलिमेंट्स के नाम मैंने आपको याद करने को बोला था, तो वो एलिमेंट्स ही होंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम। तो कोई भी चीज़ का, किसी भी तरह का एलिमेंट हो, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या बोलते हैं? उसको एटम। अ सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो अगर कोई एक एलिमेंट है
ठीक है। एलिमेंट का कोई मान लो कुछ कितनी भी क्वांटिटी में हो, तो चूँकि एक ही तरह का वो एलिमेंट है, प्योर फॉर्म में है वो, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सभी का कैरेक्टरिस्टिक एक ही जैसा होगा, सभी की प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसे होंगे, क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, तभी वो मिलके एक प्योर फॉर्म का एलिमेंट बना पा रहा है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। तो यही ख़ास बात होती है एलिमेंट की, कि जो भी अगर फिज़िकल चेंजेस भी अगर हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ़िज़िकल चेंजेस करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, किसी भी तरह के सब्सटेंस में कह लो या फिर एलिमेंट्स में कह लो, ये हमने क्लास 1 में पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर उसके स्टेट में आप चेंज कर रहे हो, फिज़िकली कुछ चेंजेस उसमें लाने की कोशिश करोगे, उससे उसके जो एटम्स की ओरिएंटेशन है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अगर एटम्स के ओरिएंटेशन में चेंजेस आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गए, और जो कि फिज़िकल चेंज का पार्ट नहीं है। तो अगर फिज़िकल चेंज का पार्ट नहीं, तो ऑब्वियसली जो ओरिएंटेशन होगा एलिमेंट्स का या एटम्स का, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो एलिमेंट्स की खास बात क्या होती है कि इसको फर्दर आप जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह के अगर उसमें चेंज लाने की कोशिश करो तो वो नहीं आ सकता। और एलिमेंट्स के नाम आप जानते हो, एटलीस्ट शुरू के 30 एलिमेंट्स के नाम जानते हो। और उसके बाद जो है फिज़िकल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो एटम्स का जो ओरिएंटेशन होता है उसमें ऑब्वियसली चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर एटम्स के ओरिएंटेशन में चेंजेस हो जाते तो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाती, जबकि प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कब होती हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तभी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। अब इसको ऐसे समझते हो, सल्फ़र का भी एग्जांपल ले सकते हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं होंगे। सेम वे अगर वाटर का एग्जांपल हम ले लें, वाटर के एग्जांपल में भी अगर वो गैसियस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर एक तरीके का एलिमेंट नहीं, वो एक तरीके का कंपाउंड है। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हाइड्रोजन के एक अगर मॉलिक्यूल लिया जाए उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम, अगर एक मॉलिक्यूल लिया जाए वाटर का तो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये वाटर का लेते तो ये वाटर एक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो सकता है। कंपाउंड जो है एक से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके जो बना हुआ था सब्सटेंस, उसको कंपाउंड बोलते हैं। Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. चूँकि हमारे जो भी यूनिवर्स में बहुत सारे तरीके के सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था, लेकिन जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 के आसपास है। तो एग्जैक्टली इसका शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन 92 के आसपास है। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो वहाँ पे 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स कैसे आए, क्योंकि इसमें 92 के अराउंड तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स को मैन मेड एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इंसानों ने उसको लैब में बनाया हुआ है। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को ऐसे किया जाता है, सिंपली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स। और एक तीसरा भी कैटेगरी है जिसका नाम है मेटेलॉइड्स, जिसमें मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, अ फ्यू आर मेटेलॉइड्स विच possess characters of both metals and non metals। तो आपको ये याद रखना है कि जो है एलिमेंट्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स काफ़ी कम होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटेलॉइड्स होते हैं जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।